अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की सिलसिलावार मंजूरी जारी है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 33 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क के सियासी निज़ाम से निकल रही है। सूबों में भी हुकूमत नहीं है और वफाक में भी छुट्टी करा दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती और 2 सूबों में इंतखाबात का मामला भी इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया है और वफाकी हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को इल्तवा में डालने पर गौर शुरू कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो उन्हें तहरीक इंसाफ का दुश्मन करार दे दिया है। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया, ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है। सियासत में सब जानते हैं रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी इसका कितना बड़ा हाथ। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान कामयाब नहीं होगा। इमरान खान की कॉल पर आज तहरीक इंसाफ ने लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा किया और मोहसिन नकवी नामंजूर के नारे लगाए गए। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर ने निगरान वजीर आला को मुस्तरद कर दिया है। इस केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को मुस्तरद किया। हम अदालत में जा रहे हैं। कल अली जफर साहब जो हैं वो दायर कर रहे हैं और उसके साथ परवेज अलाई साहब जो हैं वो अलहदा पिटीशन जो है वो फाइल कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक निजी चैनल के मालिक होने और फिर आसिफ अली ज़रदारी से ताल्लुकात और शरीफ फैमिली से ताल्लुकात होने पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मोहसिन नकवी चौधरी परवेज इलाही की भांजी के शौहर भी हैं और चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन के हम जुल्फ भी। मगर मूनस इलाही का कहना है कि ये वो आदमी है कि जो कहता था कि मैं ज़रदारी का बच्चा हूँ, शहबाज शरीफ का पार्टनर हूँ और चौधरियों का रिश्तेदार। मोहसिन नकवी की तैनाती को चौधरी परवेज इलाही ने भी मानने से इनकार कर दिया है और इल्जाम लगाया है कि मोहसिन नकवी ने हार स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेनिंग की। ऐसे शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तैनाती को सबूतों के साथ अदालत में चैलेंज करने जा रही है। मामला अदालत में जाने से एक बार फिर पंजाब में सियासी महाजराई जोर पकड़ेगी। मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने नई मरदमशुमारी तक इंतखाबात ना कराने पर गौर शुरू कर दिया है और अगर मरदमशुमारी शुरू हो जाती है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत 1 फरवरी से मरदमशुमारी शुरू करने जा रही है और ये 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस मरदमशुमारी के नताइज अप्रैल तक जारी होंगे और इसके बाद इंतखाबात की राह हमवार होगी। जरा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत नई मरदमशुमारी तक इंतखाबात को इल्तवा में डालने के लिए अदालत से दरख्वास्त करेगी। इंतखाबात का ये इल्तवा निगरान सेटअप में तवालत के अंदेशों का पता दे रहा है। मामलात को तेजी से इस तरफ लेकर जाया जा रहा है कि जहां निगरान सेटअप और कौमी असेंबली की मुद्दत में तोसी का जवाब तलाशा जाए और तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की सिलसिलावार मंजूरी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, मुतहर्रिक तरीन ऑपोजिशन को तीनों असेंबलियों से निकाल बाहर कर दिया गया है। व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी एंड द लेजिटिमेसी ऑफ दिस पार्लियामेंट? बात करते हैं। हमारे साथ तर्जुमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज मोहम्मद ज़ुबैर मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा सबसे पहले कि सर, एक ऐसी पार्लियामेंट के जिसकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी में सवाल उठ जाए, जिसमें ऑपोजिशन सिरे से मौजूद ही ना हो, क्या आपके नज़दीक ये जायज़ है? ऑपोजिशन ने खुद ये फैसला किया ना, मतलब हुकूमत ने तो फैसला नहीं किया। अभी तो अच्छी बात, मतलब इन दिस होल थिंग, अगर एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ये इलेक्शन ईयर है। अगर ये पहला साल होता तो फिर तो लेजिटिमेसी पर बहुत क्वेश्चंस होते, लेकिन उस वक्त भी एक क्वेश्चन होता कि जी मतलब ये तो नहीं हो सकता कि कल को 2023 का इलेक्शन हो, पीटीआई हार जाए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर और उनके 100 सीटें हों 342 में और वो रिज़ाइन करते हैं, तो और फिर आप ये कहें कि जी ऑपोजिशन तो है ही नहीं, तो क्रेडिबिलिटी इसकी क्या रही है इस पार्लियामेंट की? तो अब पूरा सिस्टम जो है मरहूने मिन्नत है इमरान खान का, और ये आज की बात नहीं, 2013 से मैं आपको थोड़ा सा जायजा दे देती हूँ। जो हाल ही में आपकी हुकूमत जो फैसले करती आ रही है, 9 माह लगा दिए ये इस्तीफे कबूल करने में। 4 मुख्तलिफ फेजेस के अंदर राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर नेशनल असेंबली ने इस्तीफे कबूल किए हैं और बार बार अपना फॉर्मूला जो है वो तब्दील करते दिखाई दिए हैं कि मैं कौन से क्राइटेरिया
के तहत कबूल कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, मुझे अगर गो के हमारे रूल्स के अंदर अगर आपको रिटर्न इस्तीफे आ जाएं वो आपको कबूल करने हैं, लेकिन इसके ऊपर फिर भी सियासत की गई, रियासती अमूर के ऊपर भी सियासत की गई। उसके बाद आप लोग अपने एडवाइजर्स के नाम केयर टेकर्स के लिए तजवीज करते दिखाई दिए। तो एक थोड़ा सा अगर आप मैक्रो व्यू जायजा लें, क्या ये डेस्परेशन है टू बी इन गवर्नमेंट एट दिस टाइम? द सेम गोज फॉर द अदर पार्टी पीटीआई कि उन्होंने भी तो बार बार अपना स्टांस चेंज किया ना। सवाल कर रही हूं। पहले कहा कि जी हमारे रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करें, अभी नहीं मैं अभी जाहिर है ये तो पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ टू प्लेयर्स ना, कोई एक प्लेयर का तो नहीं होता ना। एक प्लेयर अगर अपनी चाल चलने की कोशिश करता है तो दूसरा प्लेयर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। अभी पिछले हफ्ते असद उमर, शाह महमूद कुरैशी वगैरह गए और बेहतरी लाने के लिए आए थे ना। मैं तो इसलिए आपसे आप लोगों का सवाल पूछ रही हूँ, आप अपने एडवाइजर्स के नाम तजवीज कर चुके हैं, पीटीआई किस लिए आई? आप लोग अपना फिर नहीं देखिए ना, मतलब ये तो नहीं कहना आप ये कह रही हैं कि पीटीआई इसलिए नहीं आई थी, तो अगर ये तो सवाल, अगर आपका पूरा सवाल ये है कि पीटीआई को पाकिस्तान की सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ये पूछ रही हैं कि हम क्यों ऐसे प्ले कर रहे हैं? मैं तो आपसे मेरी बात करें, मैं आपसे आपका सवाल कर रही हूं। तहरीक इंसाफ को एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए सर। मैं तहरीक इंसाफ के भी नुमाइंदे हमारे साथ शफकत महमूद मौजूद होंगे, उनसे उनका सवाल करूंगी। मसला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ हसान खावर का नाम दे दे, जो कि एडवाइजर रह चुके हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए, तो सवाल उठेंगे। अभी मसला है कि आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, आपके तवातुर से जो फैसले हो रहे हैं वो एक डेस्परेशन की झलक दे रहे हैं। ये वो डेस्परेशन है सर कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आज भी आसिफ अली जरदारी साहब ने आईनी नैब की जो तरमीम है नई वाली, उसके अंदर अपना पाक लेन का केस जो है वो शेल्फ करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये वही डेस्परेशन है जिसके अंदर पहले कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के मैं अपने आटा ना लोगों को मिला, अपने कपड़े बेच दूंगा, कपड़े उतार दूंगा। आज वो कह रहे हैं मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। और साथ ही बिकॉज टाइमिंग इज एवरीथिंग, अब आईएमएफ को वापस ऑन ट्रैक लाने के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। तो ये किसी गारंटी के साथ हो रहा है जो आप लोगों ने पहले बहुत प्रोलॉन्ग किया और अब एकदम कह रहे कोई गारंटी मिल गई है आपकी पीडीएम की हुकूमत को, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून को, कि अगला 8 महीने या 1 साल आगे आप लोग चलेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई ऑफिशियल लेवल पर कोई ऐसी बात भी हुई है कि जी हम इसको एक्सटेंड करने की बात करेंगे। अभी तो हमारा कंसिस्टेंटली स्टांस ये रहा है जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है कि ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, विच इज़ मिड ऑफ अगस्त। उससे पहले ना उसके बाद हम कोई बात कर रहे हैं, और उसके हिसाब से अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे और होने भी चाहिए। लेट मी से इट वेरी क्लियरली। अभी जो आप बात कर रही थी पंजाब असेंबली में कि जी अप्रैल के एंड तक जाएगा, तो अप्रैल के एंड तक तो वैसे भी जाएगा, क्योंकि अप्रैल की मेरा ख्याल है 22-23 को तो ईद होगी, तो रमज़ान में तो इलेक्शन वैसे भी नहीं हो सकते। और इमरान खान ने टाइमिंग उसी हिसाब से की थी कि रमज़ान जैसे ख़त्म हो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन हो। तो अगर वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते इधर उधर होते हैं तो डैट इज़ नॉट रियली एन इशू। ना इमरान खान के लिए इशू होगा, ना पीडीएम के लिए इशू होगा, ना किसी और के लिए इशू होगा। हाँ, अगर अनड्यूली डिले होते हैं 3 महीने 6 महीने तो वो तो फिर इशू हो सकता है, लेकिन अब हम वो नोशनल चीज़ों को क्या डिस्कस करें। मेरा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है और वो ये है और मेरे लिए सर ये खबर होगी, आप तर्जुमान हैं अपनी क़यादत के, जमात के जो ये मुल्क चला रही है अभी। मुझे बताइए कि क्या आप वसूख से कह सकते हैं कि इंतखाबात के इल्तवा का कोई भी ऑप्शन डिस्कस नहीं हो रहा और ना ही इल्तवा का ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? हर सूरत जनरल इलेक्शन अक्टूबर में ही हो जाएंगे। देखिए मेरे नहीं ख्याल है आप किस लीडर की स्टेटमेंट या कोई किसी ने ऐसी बात की है जिससे आप ये अखज़ कर रही हैं कि इलेक्शन को इल्तवा करने की बात हुई है या उसको पहले करने की बात हुई है। सर मौलाना फजल रहमान से लेके अब आपके अपने मुस्लिम लीग नून के लीडर्स और ये सारे शॉट्स चला कर मैं आपको दिखा सकती हूँ। नहीं, मुझे शॉर्ट ना चलाएं, वो मौलाना फजल रहमान का मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन मैं मुस्लिम लीग के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। और दूसरी, आपने जो सिर्फ अपने इंट्रो में एक बात की थी, वो जो हल्का बंदियों के हवाले से या सेंसस के हवाले से, 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो वो एक एक्सेप्शन के बेसिस पर हुए थे और उसके बाद वो वन टाइम एक्सेप्शन दिया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट्री जमहूरियत में इलेक्शन कमीशन हैज़ टू बी रेडी फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस, वेदर वो नेशनल असेंबली के हों या प्रोविंशियल असेंबली के। इट कुड बी अर्लियर, बिकॉज अगर इमरान खान बर्खास्त कर देते असेंबली बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज सबमिटेड
तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मोड़ के कहता कि जी अभी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? दे आर बाउंड टू होल्ड इलेक्शन, दैट मीन्स दे आर बाउंड टू बी रेडी टू होल्ड इलेक्शंस एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। अगर वो समझते हैं कि उसके लिए वो चीज़ें तैयार नहीं हैं जो कि इलेक्शन होल्ड करने के लिए हैं, तो लेट देम गो टू द कोर्ट एंड लेट द ये चीज़ कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तय हो। और मैं यही आपसे पूछ रही हूँ, आपकी जमात या पीडीएम की तरफ से दरख्वास्त नहीं की जाएगी कि आगे कर दें, चाहे इकोनॉमिक इमरजेंसी के तहत या अंडर वन प्रीटेक्स्ट और अनदर? आप कह रहे हैं कि 6 माह ना पंजाब ना खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस आगे इल्तवा का शिकार होंगे, ना ही जनरल इलेक्शंस। आप ये वसूख से कह रहे हैं। अगर आप ये कह दें तो आगे अगले सवाल की तरफ आ जाऊं सर। जी मैं तो वसूख से ये कह रहा हूँ, एज ऑफ टुडे मैंने तो किसी लीडर से या किसी से ये अंदर की बात नहीं सुनी है कि जी हम बात कर रहे हैं वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग इलेक्शन, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट लंदन में मियां नवाज शरीफ से मिलने के बाद और दूसरे लीडर्स की, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हम इलेक्टोरल कैंपेन में जाने के लिए तैयार हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि इमीडिएटली जैसे ही वो पहुंचेंगी लाहौर मरियम नवाज साहिबा, तो 1 फरवरी से वो इलेक्शन कैंपेन के मोड में होंगी। जी बिल्कुल सर, मसला ये है कि 3 नवंबर को जो 1 अरब 20 करोड़ की किस्त आनी थी आईएमएफ से, वो खींच के बिकॉज ऑफ इनडिसाइसिवनेस और अदम फैसला साजी की वजह से आप लोग आज उसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं, खबर आ रही है। तो ये इलेक्शन में जाने के लिए तो आप ये काम नहीं कर रहे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉजिकली बंदा सोचता है या तो फिर ये हट धर्मी थी इसाक डार साहब की, या तो फिर आप फाइनली अगर अब जा रहे हैं तो फिर कोई ना कोई गारंटी मिली है। इलेक्शन में एवी तो नहीं जा रहे, कोई भी इलेक्शन में नहीं जाता मज़ामत देखने के लिए या आवाम से एक बुरा रिएक्शन लेने के लिए, क्योंकि अब तो आप जानते हैं ये 25% वाली महंगाई तो अब 30-35% पे भी चली जाएगी। तो यू नॉट गोइंग इनटू इलेक्शन जब आज फैसला कर लिया है। तो ये आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या रॉकेट साइंस है, पहले क्यों नहीं ये काम और फैसले किए गए और अभी क्यों फिर? नहीं, ये तो अगर आप देखें कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और हुकूमत बन रही थी, तो ये तो सबको पता था, पीडीएम की हर जमात को पता था, हर लीडर को पता था कि हम एक सस्पेंडेड आईएमएफ प्रोग्राम में हैं जिसको रिज्यूम किया जाना है। और उसको रिज्यूम जब किया गया तो मुश्किल फैसले मजीद सस्पेंड किया आप लोगों ने सर, बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी क्या आपने मजीद सस्पेंड किया, पॉलिटिकल कैपिटल खो दिया और इकोनॉमी को भी पटरी पे ना चढ़ा सके। नहीं, वो उसमें 2 राय हो सकती है। बिल्कुल सस्पेंड किया, नवंबर 3 को ये 9th रिव्यू मुकम्मल होना था। एक ऑप्शन था जो इसाक डार साहब ने दूसरी तरफ से लिया था कि या तो एक तरफ नेगोशिएशंस आईएमएफ के साथ जारी रखें, वो जो उनकी सख्त तरीन शराइत हैं उसको थोड़ा सा नरम करने की कोशिश करें, और दूसरी तरफ दोस्त ममालिक से या दूसरे जगहों से कोशिश करें कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए ताकि हमारा 3-4 महीने का फेल हो गए दोनों एहदाफ में। यही तो पूछ रही हूँ, दोनों एहदाफ का हसूल ना हो सका। 9th रिव्यू अब आगाज होने जा रहा है इसका, 9th रिव्यू का आगाज होगा और महंगाई छते फाड़ बढ़ जाएगी, हालात और गंभीर होंगे। काम हमने करने हैं, नागुज़ीर हैं, मैं समझती हूँ इस बात को, अवाम भी समझती है, मगर सर अवाम शायद इतनी सिंपैथेटिक ना हो। ये अब करने जा रहे हैं, ये मिस मैनेजमेंट और गलत असेसमेंट थी इसाक डार साहब की। नंबर 1 इसको आप तस्लीम करते हैं? देखें एक सेकंड, हमारा ये जब हम अनपॉपुलर फैसले करने जा रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, आज भी महंगाई है, आज भी रिकॉर्ड महंगाई है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी जब आईएमएफ की वो और शराइत पूरी की जाएंगी। लेकिन ये काम हमारा है, पीएमएलएन का, पीडीएम का, कि अवाम को जाके बताएं कि ये अनपॉपुलर फैसले क्यों किए जा रहे हैं, इससे अब पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी क्यों है ये जो आज मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। ये आइंदा आने वाले वक्त में 4 अरब के रिजर्व रह गए हैं, रेमिटेंसेस ऑल टाइम लो के ऊपर हैं, एक्सपोर्ट्स घट गई हैं, हम डिफॉल्ट के और करीब आ गए हैं, और उसके बाद पुश कम्स टू शव, जब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वी कैन फॉल ओवर द ब्रिंक एट एनी टाइम, तो आप ये फैसला ले रहे हैं। तो मैं तो सिंपल पूछ रही हूँ, आपकी लीडरशिप की लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से इतनी ताखीर हुई है, येस और नो? मैं इंटरनल आईएमएफ नेगोशिएशन से तो वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं हुकूमत में तो हूँ नहीं। ये तो सवाल का जवाब वो ज़्यादा अच्छी तरीके से दे सकता है जिसको नहीं आप बहुत वाकिफ है सर, इसी जवाब नहीं देना चाह रही थी मैं, एक और सियासी सवाल पर आ जाती हूं। जिनको
सियासी सवाल पे आ जाती हूँ। जुबैर साहब मुझे बताइएगा कि अब तकरीबन 650 हलकों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 650 हलकों में। क्या इंतखाबी माहौल इस मुल्क के अंदर नहीं बनेगा? अगर ना भी बने और आप कहें कि भाई हम बाई इलेक्शन भी कराएंगे और 2 सूबों में इलेक्शन भी करा लेंगे और कुछ भी नहीं मसला होगा, द प्रॉब्लम इज हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है अभी। आप इलेक्शन कमीशन 70 अरब से ज्यादा के अखराजात आप लोगों को बता चुका है, 70 अरब से ज्यादा, इंक्लूडिंग जनरल इलेक्शन जो अक्टूबर में हो रहा है, मगर दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज, ये बाय इलेक्शंस और जनरल, 70 अरब, अभी उसके बाद 18 अरब है। वी लुकिंग एट अराउंड 52 बिलियन रुपीस जो हमारे पास नहीं है। ये कहां से आएंगे 52 बिलियन? अच्छा, एक तो ये आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। डॉलर्स और रुपयों का बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। पाकिस्तान में जो असल जो डिफ़ॉल्ट की बातें करते हैं वो डॉलर के हवाले से करते हैं, जो एक्सटर्नल पेमेंट्स वगैरह के हवाले से। ये जो 52 बिलियन या 60 बिलियन है, पहली बात तो है 2023 में इलेक्शंस होने थे, 4 प्रोविंशियल असेंबलीज़ के भी होने थे और नेशनल असेंबली के भी होने थे। इसमें तो किसी को कुछ शक शुबा नहीं था, और उसके लिए पैसे भी हुकूमत का फ़र्ज़ है, एंड वी आर कमिटेड कि जी वो पैसे दिए जाएंगे। ये जो पैसों का होता है, मैं हमेशा ये दूसरी साइड पर भी ये कहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि जी बाई इलेक्शन पर इतना पैसा खर्च होगा, इमरान खान कर क्या रहे हैं, ये तो मिलिट्री रूल के दौरान ऐसी बातें होती हैं कि जी इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होगा। Pakistanis have chosen to have a parliamentary system. Pakistanis have chosen to have आइन की भी एक स्पिरिट है कि जो कि कोई नहीं समझ रहा है इस मुल्क में, तो मेरे सवाल की स्पिरिट और एसेंस समझ लें। क्या ये मुल्क मुतहम्मिल है इस तरह की बाई इलेक्शंस और इस तरह की एक्सरसाइजेस कराने का, जब हमारे पास एज आई सेड जहर खाने को पैसे नहीं है? आपकी राय क्या है? ये बिल्कुल, मैंने कहा कि मुझे आपका सवाल ऐसे ही है जैसे मुझे को 2002 या 2001 वगैरह में जनरल मुशर्रफ या उनका कोई साथी जनरल अमजद वगैरह ये कह रहे हो कि अभी मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान इलेक्शन में, खर्चा इतना हो जाएगा। ऑफ कोर्स खर्चा होगा, ऑफ कोर्स ये खर्चा नागुज़ीर है और ये होना ज़रूरी है, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, इलेक्टोरल प्रोसेस ज़रूरी है, उसमें खर्चा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परवाह ना करें जितना मर्जी खर्चा हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड खर्चा है ये बिल्कुल होना चाहिए, अवाम के लिए ज़रूरी है। नहीं, पीडीएम पाकिस्तान का एक सिस्टम है, उसमें इलेक्शन का में अगर कोई रिजिग्नेशन होती है तो उसमें क्या वो अभी तक जितने भी रिजिग्नेशंस हुए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया है ना, जिसमें इमरान खान 8 नशिस्तों पर लड़े थे, या आमिर लियाकत अली की डेथ होगी तो इलेक्शन करवाना था, इलेक्शन करवाया। तो जहां भी ज़रूरत थी तो इलेक्शन तो हुआ है ना। या कोई ऐसा आप मुझे एक एग्जांपल दे, या तो आप लोग इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं, जो आप कर नहीं रहे इलेक्शंस के अंदर। इलेक्शन तो जरूरी है मगर आप कंटेस्ट नहीं करेंगे, तो ये जरूरी तो ना हुआ। जो आपने कंटेस्ट करना भी जरूरी नहीं समझ रहे, तो जरूरी तो नहीं हुआ। वो ना कंटेस्ट करना एक अलग चीज है। जब नहीं, महर उसकी वजह है ना, इलेक्शन कराना फर्ज है इलेक्शन कमीशन का, उसमें पार्टिसिपेट हमारा करना या ना करना इस वजह से हम नहीं करेंगे। वो रीज़न भी बता दिया है कि 3 महीने के लिए असेंबली में जाने का तो कोई सेंस ही नहीं है ना। मतलब अभी आप खुद बताएं ना कि अप्रैल में ये जब ये 9 माह से जो इस्तीफे कबूल नहीं किए थे, आज भी बेटर सेंस प्रिवेल कर जाती, आप लोग इनको राजी कर लेते, खुश उसलूबी से इनको वापस ले आते, आना भी चाह रहे थे, टेबल पे बैठा लेते, असेंबली में आके इस्लाहात और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते, ना कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के टेकर सेटअप बनाते। मेरा ख्याल है उसके लिए आपकी लेजिटिमेसी होगी। महर, उसके लिए फिर एक नया इदारा बनाना पड़ेगा। उसका नाम क्या देंगे कि जिसमें सिर्फ उसका काम होगा कि इमरान खान को मुतमिन कैसे किया जाए, इमरान खान को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। मैं तो आज आपको लिख के आप खुद दावतें देते अगर इमरान नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो गए और इमरान खान उसमें उस कर दिए, तो उनकी मर्जी से तो नहीं पूरी कौम चलेगी ना। कि जब वो कहेंगे, अभी पिछले हफ्ते गए थे कि रिजिग्नेशंस एक्सेप्ट करें, पिछले हफ्ते गए थे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के रिजिग्नेशंस एक्सेप्ट करें। अब कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, रियासती फैसले नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे जुबैर साहब देखिए, बेटर सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड। आप लोग तो रियासत बचाने आए थे, आप लोग तो तजर्बाकार सियासतदान हैं, आप लोगों को ये क्रेडिट भी दिया जाता है, तारीख से सबक सीख चुके हैं, मगर नहीं सीख चुके। मसला ये है। अब एक और बड़ा मसला है कि जो बयानियां बुनने जा रहे हैं आप लोग इलेक्शन में उतरने के लिए, वेरी कन्वीनियंटली सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले तमाम तर मुल्क की प्रॉब्लम्स और तमाम तर मुल्क के तमाम इशूज़ जो थे वो जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ की वजह से थे। बल्कि आप कहते थे इमरान खान से क्या गिला करें, असल तो ये काम
करने वाले हैं। गुजरांवाला में भी यही तकरीर की एंड इत्तफाकन खूबसूरत इत्तफाक कि आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हुकूमत बनाते हैं और उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा से सवाल होता है बाजवा साहब का और फैज साहब का, तो वो कहती हैं नो कमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और भी खूबसूरती कि दोनों जनरल रिटायर करते हैं तो आपके तोपों के रुख एक बार फिर उनके ऊपर हो जाते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नारा एक बार फिर आप लोग उजागर कर लेते हैं। तो ये इत्तफाक है, ये मुनाफकत है, ये क्या है, इसको क्या कहें सर? जिस वक्त मरीम नवाज ने ये कहा था, हर चीज का कहने का वक्त होता है, मतलब वो इररेलेवेंट बात थी उस वक्त जब वो सवाल पूछा गया था। अब बिल्कुल रेलेवेंट इसलिए है कि एक आप लोग हुकूमत में आ गए थे तो इररेलेवेंट हो गई थी या डेंजरस हो गई? स्टार्ट नहीं, डेंजरस नहीं, इररेलेवेंट हो गया था। डेंजरस होता तो हम पहले ना बोलते, पहले भी तो हम बोल रहे थे। हमने रिस्क लिया ना, मुजाहिमत की सियासत की, भरपूर अंदाज में मुजाहिमत की सियासत डाला कि उस वक्त लोग हमें कहते थे कि आप क्यों बोलते हैं, आप भी आप हमारे से सवाल ये डालते। पहली बात तो ये है कि देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री एक जो चेंज हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हुआ था। हमें तो ऐसे कहा जाता है जैसे कि माशाल्लाह कि हम टैंकों पर चढ़ के आए थे और तो सर फिर तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हुआ था जुबैर साहब, फिर तो आप किसी के इंडेटेड नहीं थे, किसी के कर्जदार नहीं थे, डंके की चोट पे उसी बयानिया को आगे रखते, नो कमेंट्स करके आगे क्यों चले जाते थे? यार सादिक का इंटरव्यू मैंने किया, मरियम नवाज साहिबा ऑन रिकॉर्ड है, हर कोई इस बात पे कहता था जी नो कमेंट्स, आगे चले। जैसी वो रिटायर होकर घर गए और आपने इलेक्शन के अंदर अवाम का सामना करना है, आप लोगों को लेकिन बाजवा साहब और फैज साहब याद आ गए। हमारा बिल्कुल उसका रीजन था ना, हमारा एक गिला शिकवा हमारा था कि इमरान खान की हुकूमत थी, हम कहते थे ये सिलेक्टेड हुकूमत है, वो सिलेक्टेड थी बाय दो सिलेक्टर्स, और हमारा गिला था जब वो सिलेक्शन खत्म होगी, वो टीम से ही बाहर हो गए, फिर हमारा गिला शिकवा वो उसमें दम उतना नहीं रहा था ना, बड़ा एक नेचुरल सी बात है। हम ये कह रहे थे आप सीढ़ी हटा लें, मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में भी बहुत दफा कहा होगा कि वो सीढ़ी हटा लेंगे ये गिर जाएगा। देखे ना, इमरान खान ने तो खुद कहा है उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इंटरव्यू में कि जब हमें पार्लियामेंट से वोट चाहिए होते थे तो हम एजेंसीज के पास जाते थे, यही तो हमारा गिला था। जब उन्होंने वो हटा लिया तो फिर हमारा गिला क्यों रहेगा? मतलब आप कह रही हैं कि नहीं हम लड़ते ही रहे उनके साथ, लेकिन अभी अगर एक हम इलेक्टोरल प्रोसेस में जा रहे हैं तो हम ये जरूर याद दिला रहे हैं कि 2017 से जो ज्यादती हुई थी, वो 2017 की ज्यादती भूल गए थे ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुकूमत बनाने के बाद, यही तो कह रही हूं। बट चलें, कतई नजर मियां साहब वापस कब आ रहे हैं सर? बहुत जल्द आ रहे हैं। वो जो उनके जो भी लीगल कोई चीज़ें रह गई हैं उसको जब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला एक आध महीने में, देन ही विल बी बैक। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद शफकत महमूद साहब से पूछेंगे 2 सूबाई असम्बलियाँ और वफाक से इनकी छुट्टी करा दी गई है, सिस्टम से आउट हो गए हैं और अब किसी पोजीशन में ही नहीं कि कुछ भी डिक्टेट करा सकें। एक वक्फे के बाद हमारे पास साबिक मेंबर कौमी असेंबली शफकत महमूद साहब मौजूद हैं। शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। डोनाल्ड लू की जगह मोहसिन नकवी ने ले ली है लगता है सर, ये क्या माजरा है कि आप लोगों को जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया उसके बाद अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी वो चलते चलते इस्टेब्लिशमेंट पर आई और अब घूम फिर के वो मोहसिन नकवी पे आ गई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने उनकी हुकूमत गिराने में तमाम किरदार अदा किया और बदतरीन दुश्मन है, मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की और अब मुजाहरे कर रहे हैं। आप लोग एक बयानिए पे क्यों नहीं खड़े हो जाते? तो बात ये है कि सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है कि ये साहब जो थे वो सिर्फ जर्नलिज्म नहीं कर रहे थे बल्कि पॉलिटिक्स भी कर रहे थे। उसके अलावा दूसरी बात यह है मेहर कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें केयर टेकर कहाँ से आए थे या केयर टेकर इंसर्ट कैसे हुए थे? शुरू में नहीं थे ये केयर टेकर। केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी शख्स आए वो ऐसा हो जो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो और इलेक्शन इस तरह कंडक्ट कराए जैसे वो बिल्कुल गैर जानबदार है। अब ये साहब जो हैं ये नॉमिनी थे PMLN के, तो अगर ये PMLN के नॉमिनी थे और उनको बढ़ा दिया गया है और इनकी तारीख भी जो है वो भी नजर आ रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है वो पूरी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन ने
कोई शख्स लगाते जो कि हर लिहाज से नहीं होता। सर मसला ये है कि अब एहतजाजी सियासत और एहतजाज करेंगे और अदालतों के चक्कर काटेंगे, ये तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के इलेक्शन मजीद इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। देखिए, ये तो हमारा राइट है कि हम जो लीगल एवेन्यू है उसको भी एक्सप्लोर करें, और एहतजाज पुरअमन तरीके से करना जो है वो जमहूरियत के ऐन मुताबिक है। हम आज लाहौर में हमने एहतजाज किया, मैं भी उसमें शामिल था, बिल्कुल पुरअमन रहा, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो एहतजाज करना तो हमारा राइट है, और कोर्ट में जाना भी हमारा राइट है। अब इसमें डिले का कोई जवाब इसलिए नहीं बनता कि बड़ी अजीब सी बात है महर कि अभी तक गवर्नर ने कोई डेट नहीं दी कि जिस दिन इलेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है कि जब डिसोल्यूशन होती है और जब वो नोटिफाई हो जाती है तो विद इन 48 आवर्स गवर्नर जो है वो उसके बारे में डेट फिक्स करके और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल अनाउंस करता है। तो वेरी सरप्राइजिंगली ये नहीं हुआ, और ये क्यों नहीं हुआ ये भी अब देखना पड़ेगा। सर वफाकी हुकूमत ने भी अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को इल्तवा में डालने पर गौर शुरू कर दिया है। ये खबरें भी हैं, मरदमशुमारी की डेट जो आ रही है उसके मुताबिक भी 12-13 को तो शेड्यूल नहीं आते दिखाई दे रहा। सो इधर विच वे आप लोग फंसते दिखाई दे रहे हैं, आपकी तमाम तरह एहतजाजी सियासत जो है नाकाम होती दिखाई दे रही है। आर यू रेडी नाउ कि ये मजीद 6 माह या 1 साल आगे बढ़ेगा सिलसिला, चाहे जनरल इलेक्शन का हो या सूबाई हुकूमतों का, केयर टेकर्स का? आने हैं ना इंतखाब करा रहे हैं, क्योंकि नून लीग को पता है और पीपल्स पार्टी को पता है, और ये सारी जो PDM का जमातें इकट्ठी हुई हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के साथ है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अपने छोटे छोटे मफाद के लिए अब इन्होंने कर लिया है, अपने केसेस खत्म करवा लिए हैं, लेकिन ये अब भी चिपटे रहना चाहते हैं, हालांकि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। पिछले 8-9 महीने में जिस तरह बर्बादी की है इन्होंने मुल्क की, जिस तरह इकॉनमी की बर्बादी की है, और उसका सोल्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और कोई नहीं होता सिवाय इंतखाब के। और इंतखाब की हम बात कर रहे हैं, हम कोई अगेन कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इंतखाब हो, और वो हल है। और वो हल कैसे है कि जब मुंतखब हुकूमत आएगी, मैंडेट के साथ आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो वो फिर इस काबिल होगी कि वो दूररस नताइज के फैसले कर सके, वो सख्त फैसले कर सके कि उसको अवाम की सपोर्ट होगी। तो ये सारे बहाने जो हैं ये नहीं होने चाहिए, हमें लार्जर इंटरेस्ट की तरफ देखना चाहिए। मुल्क का इंटरेस्ट इंतखाब है, एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और पोलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंशाल्लाह जरूर आएगी। सर ये मसला ये है कि अब सिस्टम से आप बाहर निकल चुके हैं। 2 सूबाई असम्बलियाँ आपने खुद कुर्बान कर दी हैं नेशनल असम्बली से निजात पाने के लिए कि भाई उधर भी जनरल इलेक्शन कॉल हो, मगर हुआ इसका बिल्कुल बरक्स है। अब 2 सूबों से भी आप हाथ धो बैठे हैं और उधर से भी 124-125 लोग आपके फारिग हो गए हैं, यानी कि अब आपको इसी इलेक्शन कमीशन के मातहत, इसी वजीर आजम के मातहत इलेक्शन में जाना होगा। फिर आप नताइज को भी क्वेश्चन कर देंगे, अभी केयर टेकर को वजीर आला को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये तो पे दर पे जो है आपकी कमजोर हिकमत अमली दिखाई दे रही है। स्पीकर ने भी आज आपके 33 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। जो आप करना जा रहे हैं वो तो बिल्कुल होते दिखाई नहीं दे रहा है, एंड यू आर आउट ऑफ द सिस्टम। किस तरह आप इस सिस्टम के ऊपर रिजल्ट करेंगे? बात यह है कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा जो है वो एक और चीज को भी रिकॉग्नाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि कोई एक्शन जो है आपका पास नीति पे मबनी है या नहीं है, मैलाफाइडी जिसे कहते हैं। तो अगर ये इलेक्शन नहीं कराते, किसी ना किसी बहाना बना के, या इलेक्शन कमीशन कोई बहाना बनाता है, तो ये मैलाफाइडी के जिम्मे में आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत नहीं दे। नीति पे आप कोशिश करें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उनको इस्तेमाल करें। और जो हमने कुर्बानी दी है, हमने तो कुर्बानी बड़ी क्लियर दी है, हमने कुर्बानी दी है अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, और वो सब कुर्बानी हमने नेशनल असेंबली से ज्वाइन करके भी कुर्बानी दी है। और ये कुर्बानी तो हमने इसलिए दी है कि कौम की खातिर के एक इंतखाब हो, और हम इंतखाब की तरफ बढ़े। अब सूरत हाल ये है कि 2 सूबे जो हैं उनके अंदर भी इंतखाब होना है, तकरीबन 120 के करीब सीटें हैं, वहां पे इंतखाब होना है। तो फिर ये इस तरह चिमटे रहना मुल्क को बर्बादी करने के मुतरादिफ है और कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शफकत महमूद मौजूद थे। तहरीक इंसाफ अपने ही किए हुए फैसलों को भुगत रही है। खुद नेशनल असम्बली में का हिस्सा ना बनने का फैसला किया, जिसके तहत आज जब उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि अगला केयर टेकर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज के हमरा मिल बैठ के तय करेंगे। उसकी लेजिटिमेसी के हवाले से इस मुल्क के अंदर किसी को फिक्र नहीं है।
हैं। नाज़रीन, हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। मुल्क की मईशत पर ऐसे गहरे बादल छा चुके हैं कि जो बरस तो नहीं रहे एज वी स्पीक, मगर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये बादल अगर एक ऐसे तूफ़ान का पेश खैमा है कि जो जल्द या बदेर पाकिस्तानी रियासत के वजूद को ख़तरे में डाल सकता है। मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी भी पुरुमीद हैं कि दोस्त ममालिक की जानिब से उन्हें यह पैगाम दे दिया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, मगर पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेगा। वज़ीर आज़म के इंकशाफ ने कुछ और साबित किया या नहीं किया, मगर इस अमर पर मोहर तस्दीक सब कर दी है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान पर अनकंडीशनल एतमाद करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म का इंकशाफ सऊदी वज़ीर ख़जाना के 2 दिन बाद आया। We used to give direct grants and deposits without strings attached, and we are changing that. We are working with multilateral institutions to actually say we need to see reforms. IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। लेफ्ट एंड राइट हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम अब क्यों तैयार हैं, 3 महीने पहले क्यों तैयार नहीं थे 9th रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए? ये सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब को हॉन्ट करेगा, लेकिन शायद दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद करते करते थक चुके हैं और इसकी वजह पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और अदम फैसला साजी है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर हैं। माली खसारा 43% है, महंगाई 32% तक पहुंच चुकी है, रुपए की कदर में इस हद तक कमी वाक़ हो चुकी है कि डॉलर 3 मुख्तलिफ रेट्स पर ट्रेड हो रहा है और IMF प्रोग्राम बहाली और दोस्त ममालिक की जानिब से किसी ठंडी हवा की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। दोस्त ममालिक IMF की तरफ देख रहे हैं और IMF पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि जब तक पाकिस्तान साथ प्रायर एक्शंस नहीं लेता उस वक्त तक किस्त की बहाली मुश्किल है। IMF की तरफ से आयद की गई शराइत के बाद पाकिस्तान पर लाजिम है कि बिजली पर सब्सिडीज का खात्मा किया जाए, गैस की कीमत को इंटरनेशनल मार्केट से नत्थी किया जाए, डॉलर की कदर को खुला छोड़ दिया जाए और LCs यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट्स पर पाबंदियों का खात्मा कर दिया जाए। अब मसला यह है कि अगर हुकूमत इन शराइत पर अमल करती है कि जो कह रही है करने जा रही है, तो इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान आइंदा इलेक्शन में होगा बाय द लॉस ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, क्योंकि इकदाम महंगाई के ऐसे तूफान का पेश खैमा साबित होंगे कि जो पहले से गैर मकबूल हुकूमत का वोट बैंक खत्म करने के लिए काफी होगा। और यही वजह है कि हुकूमत निगरान सेटअप की आमद तक IMF मामले को लटकाना चाहती थी, लेकिन यहां मसला यह कि अगर हुकूमत IMF से डील फाइनल नहीं करती तो ज़र मुबादला ज़खायर ड्राई आउट हो जाएंगे। और इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 4.6 अरब डॉलर हैं कि जो चीनी कमर्शियल बैंक्स को अदायगी के बाद रवा हफ्ते $500 मिलियन मजीद कम हो जाएंगे। साथ ही फरवरी के आखिरी हफ्ते में मजीद $300 मिलियन वापस ड्यू हैं, जिसके बाद ज़र मुबादला ज़खायर 3.8 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। और अभी मार्च में $800 मिलियन की अदायगी भी अलग है कि जो एक खतरनाक लिमिट है, क्योंकि आइंदा 5 माह के दौरान पाकिस्तान को अभी मजीद 8 अरब डॉलर वापस करने हैं। नाज़रीन, अभी तक मौजूदा हुकूमत रवा साल के दौरान 15 अरब डॉलर का कर्ज वापस कर चुकी है और तरसीलात ज़र की मद में आने वाली रकम में भी बदतदरीज कमी हो रही है, यानी कि आने वाले डॉलर्स कम और मुल्क से बाहर जाने वाले डॉलर ज्यादा हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तैनाती से अब तक सिर्फ तरसीलात ज़र कोई देख लीजिए तो इसमें 16% कमी देखी गई है और सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर तक 6.4 अरब डॉलर का खालिस नुकसान हुआ है। अभी तो पाकिस्तान ने IMF डिमांड्स पर अमल शुरू नहीं किया। तो इस वक्त इंटर बैंक में $1 $203.40 का दस्तयाब है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर $240 पर है, मगर ब्लैक मार्केट में डॉलर $270 तक में भी फरोख्त हो रहा है। जबकि इसहाक डार की तमाम तर कोशिश है कि डॉलर को कंट्रोल किया जाए। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की वजह से ही तरसीलात ज़र में कमी वाक़ हो रही है। और बतौर मिसाल बांग्लादेश की मिसाल दी जाती है। हम आपके सामने कुछ तफसीलात रख देते हैं। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश ने करेंसी मुस्तहकम करने की पॉलिसी शुरू की, जिसकी वजह से बांग्लादेश की तरसीलात में कमी का अमल शुरू हो गया, जिसने मई 2021 में तरसीलात ज़र को $2 अरब 20 करोड़ से कम करके $1 अरब 49 करोड़ तक पहुंचा दिया। मगर इसहाक डार की तरह बांग्लादेशी वजीर खजाना ने बांग्लादेशी टिक्के को मजबूत रखने के लिए डॉलर की कदर तय कर दी, जिससे ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव इस हद तक बढ़ गया बांग्लादेश में कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक के फर्क ने ब्लैक मार्केट को जन्म दे दिया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश के डिफॉल्ट होने के खदशात पहली बार सामने आए। मगर बांग्लादेश ने हालात की संगीनी को जांचते हुए सबसे पहले शरह मुबादला की पॉलिसी तब्दील करते हुए टिक्का की कदर में 17% कमी कर दी। साथ ही LCs पर पाबंदी खत्म कर दी, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर पर ज़रब तो लगी, मगर वो डिफॉल्ट होने से बच गया। पाकिस्तान के केस में मसला ये है कि बांग्लादेश के पास 33 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर हैं और हमारे पास 4 अरब डॉलर के। बांग्लादेश ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ डॉलर की कदर को खुला छोड़ दिया, मगर पाकिस्तान और बिलखसूस इसहाक डार साहब रुपए को तगड़ा देखना चाहते हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
सरहदी की खसूसी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसला सुनाते हुए साबिक SSP रावनवार, DSP कमर अहमद और अमानुल्लाह मरवत और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम हुई। अदालत का कहना है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ शवाहिद पर काम करता है। पुलिस की गलती की जिम्मेदारी अदालतों पर नहीं डाली जा सकती। पुलिस के शवाहिद को कानून और अदालती मेयार पर जांचा जाता है। खसूसी अदालत ने इस केस का फैसला सुनाने में पूरे 5 साल लगाए हैं। मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा गवाहों को शामिल किया गया है। 51 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कर लिए। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयानात से मुनर्रिफ भी हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के रिहायशी नकीबुल्लाह महसूद को साबिक SSP मली रावनवार ने 13 जनवरी 2018 को कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया। रावनवार ने नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत पर उसे दहशतगर्द करार दिया था, मगर नकीबुल्लाह के लवाहिकीन ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए इसे जाली पुलिस मुकाबले की कारस्तानी करार दिया। जवान नकीबुल्लाह महसूद के कातिल का मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो गया। पुलिस पर दबाव बढ़ गया। उस वक्त के IG सिंध एडी ख्वाजा ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी और तहकीकाती कमेटी ने नकीबुल्लाह को बेगुनाह करार दे दिया। नाज़रीन, तहकीकाती टीम ने SSP मली रावनवार को मुअत्तल करके गिरफ्तार करने और नामी CL पर डालने की सिफारिश भी की। इस सिफारिश पर रावनवार और केस में मुलव्विस पुलिस अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। रावनवार का नाम भी ECL पर डाल दिया गया। मुकदमा हाईलाइट हो जाने में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आज खुद नोटिस भी लिया। रावनवार ने जो है वो मंजर से गायब हो गए और इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार होने की मुबैना कोशिश भी की। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने रावनवार को यह पेशकश की कि अगर वो छुपने की बजाय अदालत में पेश हो जाएं तो वो बच सकते हैं। इस पेशकश पर रावनवार अचानक सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और अदालत के हुक्म पर उन्हें गिरफ्तार करके कराची पहुंचा दिया गया। मगर 3.5 माह बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रावनवार को जमानत पर रिहा कर दिया। कत्ल के 1 साल बाद जनवरी 2019 में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह और दीगर 3 लोगों को बेगुनाह करार देते हुए पुलिस इंकाउंटर में मारे गए 4 अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खारिज कर दिया था। मार्च 2019 में ATC ने जाली इंकाउंटर में नकीबुल्लाह कत्ल केस में रावनवार और 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। दिसंबर 2021 में फिर केस के तफ्तीशी अफसर SSP डॉक्टर रिजवान अहमद ने अदालत को यह बताया कि रावनवार के कॉल डेटा रिकॉर्ड और सेल फोन की जियो फेंसिंग के मुताबिक वो 13 जनवरी 2018 को कत्ल के वक्त जाए वकुआ पर ही मौजूद थे, जबकि रावनवार ने अदालत में यह बयान दिया था कि वो जाए वकुआ पर मौजूद ही नहीं थे। बादशाह तहकीकाती टीम ने अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की और अदालत ने रिपोर्ट की रोशनी में नकीबुल्लाह समेत 4 नौजवानों के कत्ल को मावराए अदालत करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि नकीबुल्लाह और 4 अफराद को कमरे में कत्ल करने के बाद असलहा और गोलियां डाली गईं। हालात वाकयात और शवाहिद की रोशनी में यह मुकाबला खुद साख्ता, झूठा और बेबुनियाद था। और साथ ही पोल्ट्री फार्म में ना ही गोलियों के निशान मिले और ना ही दस्ती बम फटने के आसार मिले। नाज़रीन, नकीबुल्लाह महसूद को जिस पुलिस मुकाबले में मारा गया वो जाली था, ये कहा गया। 2018 में साबिक चीफ अवामी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाका मकीन में नकीबुल्लाह महसूद के वालिद से मुलाकात की और ताज़ियत करते हुए उन्हें यह यकीन दिलाया कि पाक फौज नकीबुल्लाह के लिए इंसाफ के हसूल की हर मुमकिन कोशिश की हमायत जारी रखेगी। यह फैसला उन तमाम वादों पर कारी ज़र्ब साबित हो गया है जो नकीबुल्लाह के बूढ़े बाप से किए गए थे। जहन में रखिए कि दूसरी जंग अजीम में जर्मन बमबारी से बरतानिया तबाही के दहाने पर पहुंच गया था, तो किसी वजीर ने सर विंस्टन चर्चिल से परेशानी का इजहार किया कि मुल्क तो तबाह हो गया है। नाज़रीन, चर्चिल ने वजीर से पूछा कि क्या मेरे मुल्क की अदालतें काम कर रही हैं और उनमें इंसाफ हो रहा है। वजीर ने जवाब दिया कि अदालतें फाल भी हैं और इनमें इंसाफ भी हो रहा है। वजीर का जवाब सुनकर चर्चिल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तो फिर मेरे मुल्क को कोई तबाह नहीं कर सकता। और चर्चिल का ये बरतानिया आज दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। वो चर्चिल का बरतानिया था और ये हमारा पाकिस्तान है कि जहाँ खैर से 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिमान हो या फिर जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले नकीबुल्लाह के कातिल, सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।